दोस्तों नमस्कार। आज हम 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए वैश्वीकरण पर चर्चा करेंगे। और वैश्वीकरण के तहत आप जो है वैश्वीकरण के जितने भी आयाम है हम सब पे चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसके क्या कारण है, भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाए जाने के क्या कारण रहे हैं। उसके बाद भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पे, भारत की राजनीतिक व्यवस्था पे, भारत के समाज पे, महिलाओं पे, किसान पे, रोजगार पे, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बी वैश्वीकरण, डी ग्लोबलाइजेशन, उसके क्या जो है पहलू है। हम सारे आयामों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, तो आप बने रहिए। अगर आप 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन जो है क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 129 वीडियो, 129 पीडीएफ अवेलेबल है। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 2000 रुपया चार्ज है। तो आइए हम लोग वैश्वीकरण पर चर्चा करते हैं। वैश्वीकरण, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वैश्वीकरण क्या होता है। हम मान लेते हैं यह इंडिया है, यह अमेरिका है, यह जापान है, यह चाइना है। हम मान लेते हैं कंट्रीज को, हम एक एक करके एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं दिखाए हैं, हम सपोज किए हैं। यह है, यहाँ अफ्रीका हो गया। ऐसे ही आप जो है एक मोटे तौर पे, उसके बाद यह जो है रूस है, रसिया है। हम एक मतलब ऐसे ही दिख रहे हैं। और वैश्वीकरण समझना है। वैश्वीकरण क्या है कि विश्व के देशों को आपस में तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से संयोजन की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण जो है विश्व के देशों को आपस में, समझ रहे हैं, आपस में इसको इससे 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 जो विभिन्न देश है उसमें राजनीतिक जो है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी रूप से संयोजन की जो है, संयोजन की प्रक्रिया है। यानी एक जो है ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी रूप से जो है आपस में जोड़ने की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। समझ रहे हैं, एक जो है प्रोसेस है। अब जोड़ा कैसे जाते हैं, देखिए, व्यापार, व्यापार, पूंजी, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, प्रवास, व्यापार, पूंजी, प्रौद्योगिकी, प्रवास, समझ रहे हैं, के द्वारा जो है, इसके द्वारा जो है, प्रवास के द्वारा जो है यह आपस में इंटीग्रेटेड करता है। यानी व्यापार आर्थिक हो गया, आर्थिक पूंजी भी आर्थिक हो गया, तकनीकी हो गया, प्रवास सांस्कृतिक हो गया। समझ रहे हैं। और विश्व के विभिन्न देशों के अध्यक्षों को एक मंच पर लाने की जो है प्रक्रिया है। इसमें यूएनओ का भूमिका है। यूएनओ, WB वर्ल्ड बैंक, और IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है। तो वैश्वीकरण क्या है कि विश्व के विभिन्न देशों को व्यापार, पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रवास के माध्यम से आपस में जो है जोड़ने की प्रक्रिया है। यानी एक वैश्विक गांव में जो है परिवर्तित करने की जो है प्रक्रिया है, रूपांतरण की प्रक्रिया है। वैश्विक गांव में व्यापार, पूंजी और प्रौद्योगिकी और प्रवास के माध्यम से एक वैश्विक गांव में, ये जो देख रहे हैं, एक वैश्विक गांव जो है बनाया जाएगा। ग्लोबल विलेज को नाम जो है हम लोग देखते हैं, ग्लोबल विलेज। यानी ग्लोबल विजन में जुड़ेगा क्या है, व्यापार से जुड़ता है, पूंजी से जुड़ता है, प्रौद्योगिकी से जुड़ता है, प्रवास के माध्यम से यह जो है एक ग्लोबल विलेज में जो है जोड़ने की प्रक्रिया है। समझ रहे हैं, अगर यह ग्लोबल विलेज में बदलने की और रूपांतरित करने की प्रक्रिया है वैश्वीकरण। अब समस्या है कि वैश्वीकरण की विशेषता क्या है। तो वैश्वीकरण की विशेषता इसकी परिभाषा से ही निकल जाती है। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, परिभाषा। अब जो है इसकी विशेषता देखिए, विशेषता क्या है।
विशेषता क्या है, वैश्विक स्तर पर जो है विभिन्न देशों के बीच पूंजी वस्तु एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह, यानी वस्तु एवं सेवाओं का मुक्त प्रवाह, विश्व के विभिन्न देशों के बीच पूंजी का मुक्त प्रवाह, मुक्त प्रवाह। तीसरा जो है प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, पूंजी प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह। चौथा श्रम और मानव संसाधन का जो है मुक्त गतिशीलता, श्रम एवं मानव संसाधन का मुक्त गतिशीलता, श्रम मानव संसाधन का जो है मुक्त गतिशीलता। पांचवा पॉइंट जो है बहुसंस्कृतिवाद, एक पॉइंट होता है बहुसंस्कृतिवाद जो है, इसके माध्यम से क्या है कि एक ही देश में यानी ग्लोबल विलेज में है, इसमें अब जैसे कि जापान में बौद्ध धर्म, भारत में बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, विश्व के सभी धर्म भारत में पाए जाते हैं, अमेरिका में ईसाई धर्म। तो जो विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न पंथ के लोग हैं, वो आपस में एक देश के अंदर, एक गांव में, एक देश के अंदर रह सकते हैं, समझ रहे हैं, प्रवास के माध्यम से। अगर मान लीजिए अमेरिका में जो है प्रवासी जाता है तो वहाँ चाइनीज जाता है, इंडिया जाता है, विश्व के विभिन्न देशों से जाता है, भारत में भी विश्व के विभिन्न देशों से लोग आता है। तो बहुसंस्कृतिवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें एक ही देश के अंदर विभिन्न धर्मों के मानने वाले, पंथ को मानने वाले लोग जो है इसमें निवास करते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे से प्रतिक्रिया रिएक्शन करते हैं हम। बहुसंस्कृतिवाद। एक छठा विशेषता इसका है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामूहिक प्रयास निपटना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामूहिक रूप से निपटना, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामूहिक रूप से निपटना। तो वैश्वीकरण का विशेषता यही है मुख्य रूप से। तो वैश्वीकरण की विशेषता है कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच आपस में वस्तु और सेवाओं का, यानी व्यापार के, देखिए व्यापार में दो प्रकार के एक्टिविटीज आता है, एक वस्तुओं का व्यापार, एक सेवाओं का व्यापार। अगर मान लीजिए भारत से कोई अमेरिका जा रहा है पढ़ाने, अमेरिका के किसी MIT में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, समझ रहे हैं, या हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जा रहा है, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है जाते थे, तो चाहे डॉक्टर रघुराजन जो है अभी वहीं है, रघुराजन जो है, नहीं वो तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है रघुराजन। तो जैसे कि मान लीजिए जापान से कोई भारत में आ रहा है प्रोफेसर या कोई तकनीशियन, तो भी सेवा में है, तो वस्तु और सेवाओं का मुक्त प्रवाह होना चाहिए, कोई रोक टोक नहीं है आयात निर्यात और लोगों के आने जाने का। पूंजी और मुक्त प्रवाह, पूंजी का जो है एक देश से, जैसे जापान से भारत के बुलेट ट्रेन के निर्माण में, या रक्षा सौदा जो अमेरिका के साथ होता है या रूस के साथ होता है, तो पूंजी FDI जो देख रहे हैं, FDI का जो नियंत्रण प्रवाह होता है। तो प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह, तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का जो है मुक्त प्रवाह होना चाहिए। और श्रम मानव संसाधन का मुक्त गतिशीलता, यानी श्रम अगर कोई यहाँ अमेरिका जैसे भारत से खाड़ी देशों में काम करने जाता है, अमेरिका से लोग जो है भारत में आता है, भारत से अमेरिका जाता है, रूस जाता है। बहुसंस्कृतिवाद, अब मान लीजिए दूसरे देशों से यहाँ आ रहा है लोग, तो उसके पंथ धर्म अलग अलग होता है, तो सब जो है देश में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक दूसरे से जो है प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जैसे अफ्रीकन समुदाय। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का सामूहिक निपटान जो होता है, निपटना, जैसे कि कोविड-19 को लेकर देख रहे हैं कि इससे निपटने के लिए पूरे वैश्विक समुदाय जो है, पूरे विश्व के देश जो है एकजुट है। तो वैश्वीकरण की यह जो विशेषता है। अब वैश्वीकरण के कारण क्या है, सबसे पहले यह देखिएगा पूंजीवाद का उदय। देखिए पूंजीवाद का उदय पहला। दूसरा जो देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों में विषमता, प्राकृतिक
संसाधनों की उपलब्धता में विषमता विषमता समझ रहे हैं। पूंजीवाद का उदय, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी का तीव्र विस्तार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी का तीव्र विस्तार हम लोग देख रहे हैं। पूंजीवाद का उदय, प्राकृतिक संसाधनों का उपलब्धता की में विषमता, सूचना प्रौद्योगिकी का परिवहन साधनों का विकास जो है, परिवहन साधनों का विकास, समझ रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों के पूंजीवाद का उदय। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो देख रहे हैं उसमें उदारीकरण की नीति देखिएगा। उदारीकरण की नीति छठा जो है, हम लोग एक ही कारण को जो है देख रहे हैं। बहुराष्ट्रीय निगमों का उदय, MNC मल्टीनेशनल कंपनी का उदय। सातवां हम लोग देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी, वैश्विक संस्थाओं का उदय, वैश्विक संस्थाओं जैसे WTO, UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक। तो हम लोग जो है साथ देखे हैं पूंजीवाद का उदय जो है। और नेक्स्ट जो है देखेंगे वैश्वीकरण और बाजार की एक और पॉइंट हम लिखेंगे, आठवां, बाजार की आवश्यकता यह वैश्वीकरण का कारण है। अब देखिए, किसी भी देश के वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों के बीच जोड़ने का, समझ रहे हैं, विश्व के विभिन्न देशों को या विश्व के देश जो है दूसरे देशों से या अन्य देशों के साथ क्यों जोड़ता है, इसके पीछे यही कारण है। यह देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला से पूंजीवाद का होता है। जैसा कि जानते होंगे कि औद्योगिक ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई उसी के बाद जो है पूंजीवाद का उदय हुआ है। पूंजीवाद तो खैर उससे पहले वाणिज्यवाद था, वाणिज्यवाद के बाद पूंजीवाद का उदय हुआ है। वाणिज्यवाद के बाद तो वैश्वीकरण की संकल्पना प्राचीन काल से ही रही है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मेसोपोटामिया, मिस्र के और जो खाड़ी के देशों से जो है वाणिज्य व्यापार का प्रचलन था। रोम के साथ जो है प्राचीन काल से ही भारत का जो है व्यापारिक संबंध रहा है, चीन के साथ रहा है। तो वैश्वीकरण का इतिहास जो है बहुत पुराना है, लेकिन वैश्वीकरण को आधुनिक संकल्पना में हम लोग देखेंगे तो पूंजीवाद के उदय के कारण जो है, समझ रहे हैं, पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक मुनाफा, समझ रहे हैं, आर्थिक मुनाफा कमाने पर जो है जोर दिया जाता है। मुख्य रूप से मुनाफा कमाने पर जोर दिया जाता है। अब मुनाफा कमाने के लिए जो है वह जो है अपने देश के अलावा विश्व के देशों से जो है मुनाफा कमाना जो है चाहता है। और मुनाफा कमाने के लिए जो है औद्योगिक उत्पादन जरूरी है। औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। और यही जो है तैयार माल की आवश्यकता और यही जो है कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की के बिक्री के लिए बाजार, ये दो चीज़ है। बाजार जो है यही जो है विश्व के देशों को आर्थिक संबंध जो है बढ़ा, एक दूसरे से जोड़ता है। ब्रिटेन का क्यों भारत आगमन हुआ? क्योंकि भारत में कपास कच्चा माल था, भारत में जनसंख्या अधिक थी, भारत बाजार का काम कर सकता था। तो वह जो है ब्रिटेन जो है उपनिवेशवाद के रूप में भारत को बदल दिया, अपना उपनिवेश के रूप में बदल दिया। तो विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके पीछे कहीं न कहीं आर्थिक लाभ है, पूंजीवाद है। भारत का विश्व के विभिन्न देशों के साथ जो है आयात निर्यात होता है, अधिक मुनाफा। मेक इन इंडिया क्यों शुरू किया गया है? तो आप देख रहे हैं पूंजीवाद का उदय जो है वह पूंजीवादी अवधारणा कहता है कि वह मुनाफा कमाने के लिए बाजार और कच्चे माल की प्राप्ति विश्व के विभिन्न देशों से को प्राप्त करने की कोशिश करे, समझ रहे हैं। तो यह जो है जोड़ने का काम करता है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में देखिए, वैश्विक स्तर पर जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता
में असमान वितरण है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता में विषमता या असमान वितरण, जो प्राकृतिक संसाधनों की असमान वितरण लिख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की असमान वितरण, असमान वितरण जो है देख रहे हैं, तो असमान वितरण में देखेंगे तो भारत जो है अपना 80% पेट्रोलियम जो खनिज तेल है उसका आयात करता है। ईरान जो है अपना अधिकांश बासमती चावल भारत से आयात करता है। चीन से जो है आयात किया जाता है। समझ रहे हैं। अब दवा बनाने के लिए कच्चे पदार्थ है वो चीन से आयात करता है। विश्व के विभिन्न देश करते हैं चीन से आयात। चीन भी भारत से तैयार दवा जो है आयात करता है। तो देखेंगे प्राकृतिक संसाधन जैसे कि लोहा है, ये जो इस्पात है, इस्पात जो अमेरिका को निर्यात किया जाता है, चीन को निर्यात किया जाता है भारत से। सुन रहे हैं। या रक्षा उपकरण है, हम लोग रक्षा उपकरण का आयात करते हैं। तो विश्व के देशों में जो प्राकृतिक संसाधन है, समझ रहे हैं, जो खनिज संसाधन है, जैसे कि लोहा, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, हीरा, खनिज तेल, इसमें विषमता है। तो विश्व के विभिन्न देश जो है क्या करता है कि प्राकृतिक संसाधनों के आयात के लिए वह दूसरे देशों से अपने देश को जोड़ता है। भारत अमेरिका के बीच जो है आप देख रहे हैं रक्षा उपकरण के लिए, खनिज तेल के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए अब आयात शुरू हो गया है। समझ रहे हैं। तो ये प्राकृतिक संसाधनों की विषमता के कारण जो है लोगों की देशों की दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे वह जो है आपस में जुड़ता है। दिख रहे हैं, आपस में जुड़ता है व्यापार। और इस प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है। ये प्रौद्योगिकी क्या करता है, विश्व के और जो पश्चिमी राष्ट्र है उसको प्रौद्योगिकी के मामले में चूंकि ज़्यादातर आविष्कार वहीं होता है, क्योंकि वे लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, अनुसंधान और विकास पर ही खर्च करते हैं। तो प्रौद्योगिकी की प्राप्ति के लिए विकासशील देश उससे जुड़ते हैं। सूचना तीव्र प्रौद्योगिकी प्रसार, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विस्तार के कारण क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आईसीटी जो है, वो विश्व के देशों को इंटरनेट के द्वारा, समझ रहे हैं, गूगल के द्वारा एक छत के नीचे ला दिया है। आप 1 मिनट की सूचना जो है अमेरिका में, मतलब अभी जो है प्रधानमंत्री बोलते हैं अमेरिका में तुरंत पहुंच जाता है। रूस में कोई बात होती है तुरंत पहुंच जाता है भारत में। तो सूचना एवं संचार तकनीकी के तीव्र विकास के कारण विश्व के देश आपस में जुड़ गया हुआ है, जोड़ने का काम किया है विभिन्न देशों को। संचार एवं प्रौद्योगिकी, परिवहन साधनों का विकास। अब देखिए परिवहन साधनों का जो वायुयान है, बुलेट ट्रेन है, समझ रहे हैं। अब इसके माध्यम से जो है क्या हुआ है, घंटों में जो है आप अमेरिका, मतलब रूस जो है, विश्व के विभिन्न देशों में जो है चंद घंटों में आप पहुंच सकते हैं परिवहन साधनों का तीव्र विकास के कारण। अब उदारीकरण की नीति, अब जो है उदारीकरण की नीति पूंजीवादी से है। तो विश्व के विभिन्न देश जो है अपने व्यापार में जो है उदारीकरण की नीति अपनाया है। इससे क्या हुआ है, कारोबार करना आसान हो गया है। और एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, देखिए मल्टीनेशनल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है, इसका हिंदी है मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है एक ऐसा कंपनी है जो किसी एक देश से लाभ कमाने की, समझ रहे हैं, लाभ कमाने की इच्छा नहीं रखता है। वह विश्व के विभिन्न देशों से लाभ कमाता है। वो अपना शाखा जो है किसी एक देश में सीमित न रहकर वो विश्व के विभिन्न देशों में फैलाता है, और विश्व के विभिन्न देशों से वह लाभ कमाने का जो है प्रयास करता है। समझ रहे हैं। चूंकि बहुराष्ट्रीय निगम का मध्य क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों में विषमता है, तो ये कंपनियां क्या करती है, किसी देश में जो है बाजार के लिए जो है अपने कार्यालय रखती है, किसी प्राकृतिक संसाधन के लिए, किसी सस्ते श्रम के लिए। तो वह विश्व के विभिन्न देशों को जोड़कर और जो है औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन जो है करता है। इसके पास अथाह पूंजी होता है, टेक्नोलॉजी का विशाल टेक्नोलॉजी रहता है, उन्नत टेक्नोलॉजी रहता है, और इसके माध्यम से यह विश्व के 20 देशों में जो है अपने गतिविधियों के माध्यम से विश्व के देशों को जो है जोड़ने का काम करता है। समझ रहे हैं। वैश्विक संस्थाओं, WTO, यूएनओ, IMF, WP। अब देखिए WTO क्या है, 1995 में इसका गठन किया गया। इसका अर्थ है कि विश्व भर में जो वैश्विक व्यापार जो है वह मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से क्रियान्वयन करना जो है, स्वतंत्र रूप से क्रियान्वयन करना इसका उद्देश्य है। और इसके माध्यम से WTO के मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है समय समय पर हर 2 वर्ष पर
विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों को जो है एक मंच पर लाता है और वैश्विक व्यापार को संचालित करने के लिए जो है नियम बनाता है और उसको क्रियान्वयन करता है। और भी समय समय पर बहुत महत्वपूर्ण संधि भी किए जाते हैं। वैश्विक व्यापार में रुकावट डालने के लिए जो मुद्दा है उसको पहचान की जाती है, उसको दूर करने का प्रयास करता है। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा स्थापित करने, मानव अधिकारों को समर्थित करता है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विश्व के विभिन्न देशों को एक मंच पर लाता है। संयुक्त राष्ट्र का महासभा जो है वह सितंबर माह में इस महासभा का अधिवेशन होता है। इसमें विश्व के सभी देश जो है सदस्य है। अभी 196 देश सदस्य है विश्व के। यूएन महासभा ई मंच पर जो है सभी राष्ट्राध्यक्षों को लाकर और एक जो है कॉमन प्लेटफॉर्म जोड़ने का काम करता है। वही काम IMF भी है। IMF भी विश्व के विभिन्न देशों की जो विनिमय स्थिरता है, अस्थिरता है, उसको स्थिर बनाए रखने के लिए काम करता है। तरलता प्रबंधन के लिए यह काम करता है और विश्व भर में गरीबी को दूर करने के लिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, समझ रहे हैं, और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए WB जो है विश्व के विभिन्न देशों को जोड़ने का काम करता है, ऋण पूंजी के माध्यम से ऋण देकर। तो वैश्वीकरण के कारण जो है, यही जो है कारण आप देख रहे हैं, वैश्वीकरण के कारण है। अब समस्या है कि वैश्वीकरण, भारत द्वारा वैश्वीकरण की नीति क्यों अपनाया गया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप वैश्वीकरण समझ गए होंगे कि क्या है वैश्वीकरण और वैश्वीकरण क्या विशेषता है, वैश्वीकरण उदय के कारण है। अब हम लोग भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाए जाने के क्या कारण है, हम उस पर चर्चा करेंगे। कुछ विशिष्ट कारक है, ये तो कारण था ही, और इसके अलावा जो है हम लोग भारत द्वारा जो वैश्वीकरण अपनाया गया था, अपनाने के क्या कारण था, हम वह जो है देख रहे हैं। भारत द्वारा वैश्वीकरण अपनाए जाने के कारण, अब देखिए क्या है, 1990-91 में भारत में कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी। क्या क्या समस्या उत्पन्न हो गया था वह पहले देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत में भुगतान संकट की समस्या उत्पन्न हो गई थी, भुगतान संकट। दूसरा था राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा उत्पन्न हो गया था। तीसरा था मुद्रास्फीति का दबाव जो है बढ़ गया था, बढ़ गया था। चौथा था विदेशी मुद्रा भंडार में जो है मुद्रा भंडार, समझ रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार का भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार में जो है कमी हो गई थी, हो गई थी। अब यही जो चार कारण है, भुगतान संकट, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति का दबाव और विदेशी मुद्रा भंडार, अब थोड़ा सा इसमें देखेंगे। सबसे पहले भुगतान संतुलन क्या होता है यह देखिएगा। तो भुगतान, देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, किसी एक देश का विश्व के विभिन्न देशों के साथ एक वर्ष के दौरान जो लेन देन होता है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, समझ रहे हैं। अगर तकनीकी रूप से देखिएगा तो विश्व के एक देश का, किसी भी एक देश का अन्य देशों के साथ एक वर्ष के दौरान जो लेन देन जिस खाता में प्रविष्ट किया जाता है, समझ रहे हैं, लिखा जाता है, उसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है कहते हैं, भुगतान संतुलन खाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहते हैं। आप देखते होंगे कि डेबिट और क्रेडिट जो है, आप जो है आप अगर अकाउंटेंसी जानते होंगे तो डेबिट क्रेडिट का जो थ्योरी आप जानते होंगे। डेबिट और क्रेडिट, डेबिट यानी क्या होता है, व्यय, और क्रेडिट माने जो है जमा।
जमा, इसको व्यय थी, जैसे निकासी लिख सकते हैं, निकासी, और जमा इसको लिख सकते हैं व्यय, और इसको प्राप्ति। बैलेंस ऑफ पेमेंट के चार ढांचा है, चार ढांचा है। एक तो है चालू खाता, पूंजी खाता। फिर चालू खाते को दो दो भागों में बांटते हैं, व्यापार खाता और क्या है, दृश्य अदृश्य। व्यापार खाता हो गया और एक अदृश्य खाता हो गया, समझ रहे हैं। और पूंजी खाता को भी जो है दो भागों में बांटते हैं, तो उतना जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ था कि भुगतान संकट क्या होता है, तो भुगतान संतुलन क्या है, कि भुगतान संतुलन क्या है कि सरल शब्दों में जानिएगा तो भुगतान संतुलन का अर्थ है कि विश्व का एक देश का विश्व के देशों के साथ जो प्राप्ति है, एक देश का विश्व के देशों से जो प्राप्ति है वह व्यय व्यय की तुलना में बहुत कम है। यानी प्राप्ति व्यय से जो है, व्यय जो है प्राप्ति से कम है, सॉरी, व्यय जो है प्राप्ति से जो है अधिक है। भुगतान संतुलन वही होता है। मान लीजिए भारत का विश्व के देशों में $100 जो है, 100 जो है डॉलर का जो है, 100 अरब डॉलर का जो है क्या करता है, कारोबार करता है, 100 अरब डॉलर का, जिसमें पता चलता है कि 60 अरब डॉलर जो है भारत जो है निर्यात, अरब जो है निर्यात किया, यानी निर्यात से प्राप्त करता है, और 40 अरब डॉलर जो है आयात करता है। यानी तो इसमें भुगतान संतुलन नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस हो गया है। फिर भी आप 20% अधिक है, 20 अरब डॉलर जो है फिर भी आपका अधिक है, क्योंकि आप विश्व के देशों से 20 अरब डॉलर अधिक प्राप्त किए हैं। अगर मान लीजिए यही हो गया, आयात 60 अरब डॉलर हो गया, निर्यात जो 60 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर है, 40 निर्यात 40 अरब डॉलर है और आयात 60 अरब, यानी व्यापार घाटा आपका बढ़ गया। 40 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर जो है व्यापार घाटा आपका बढ़ गया, यानी विश्व के विभिन्न देशों को आपको जो है देना है, समझ रहे हैं। तो 1991 में क्या हुआ था कि भारत का भुगतान संतुलन संकट हो गया था, क्योंकि निर्यात जो है बहुत निर्यात जो है कम हो गया था और आयात जो है बढ़ गया था। तो भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी। अब मान लीजिए किसी देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होगा, तो जो जरूरी वस्तुएं हैं, जो खदान की जो वस्तुएं हैं, पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोलियम है, खनिज तेल है, क्योंकि बहुत सारे देश जो है दूसरे पर निर्भर है आयात के लिए। तो आयात किस चीज़ से कर सकता है, क्योंकि आयात तभी कर सकता है जब आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार होगा। दूसरे देशों के आप जब तक विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होगा तब तक उस देश को भुगतान किस में करेंगे, भुगतान करना होगा ना। मान लीजिए खनिज तेल का आयात करते हैं, तो खनिज तेल के आयात के लिए डॉलर स्वीकार किए जाते हैं, तब डॉलर होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो डॉलर था नहीं, तो यह भुगतान संतुलन, क्योंकि आपका आयात जो है, आपके पास जो भी डॉलर था वो आयात में खर्च हो गया। क्योंकि जो वस्तु अगर आप मंगवा रहे हैं कहीं से, तो आप डॉलर से भुगतान करेंगे, क्योंकि अमेरिका के व्यापारी या ईरान के व्यापारी आपसे जो है रुपया नहीं लेगा, वह अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत मुद्रा लेगा, यानी डॉलर में भुगतान करेगा, या जो भी जो मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलता है वह लेगा। तो वह तभी आपके पास आएगा जब आपका व्यापार बढ़ेगा, आपका निर्यात होगा, क्योंकि निर्यात करेंगे तभी तो व्यापारी आपको डॉलर देगा वहां से, तभी तो आयात में तो आप भुगतान करते हैं। निर्यात तो निर्यात कम हो गया था और आयात जो है बढ़ गया था, समझ रहे हैं। तो भुगतान संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दूसरी बात, राजकोषीय घाटा भी बढ़ गया था। 1980 के दशक में से ही क्या हुआ, तो 1980 से ही क्या हुआ था कि भारत का जो है गैर विकास व्यय में वृद्धि हो गई थी। अब गैर विकास व्यय क्या है, अब देखिए, गैर विकास व्यय में जो है सब्सिडी वगैरह की राशि जो है, समझ रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं पर सरकार अधिक खर्च किया था, ब्याज भुगतान में अधिक खर्च सरकार को हो गया था, तो राजकोषीय घाटा भी बढ़ गया था, समझ रहे हैं। और उसके बाद राजकोषीय घाटा बढ़ता है तो मुद्रास्फीति ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। तो मुद्रास्फीति का भी दबाव बढ़ गया था, और विदेशी मुद्रा भंडार मात्र जो है 1100 मिलियन डॉलर ही भारत के पास था, जो 2 सप्ताह के आयात करने के लिए भी जो है काफ़ी नहीं था। तो अब भारत के पास एक ही था कि आईएमएफ के पास सोना गिरवी, मतलब अपना जो है सोना जो है आईएमएफ से उधार ले, उसके बाद आईएमएफ से भारत सरकार जो है सोना गिरवी रखा था, सोना, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से क्या हुआ कि भारत सरकार सहायता की मांग किया।
जब वर्ल्ड बैंक और WBC सहायता की मांग जो किया था, तो सहायता तो मिला भारत को, लेकिन उसमें दबाव था, अब शर्त था। अब शर्त क्या था, अब वह देखना है। तो विश्व भर में जो भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है, उससे निपटने के लिए IMF जो है सहायता देता है। समझ रहे हैं, सहायता देता है। और जब IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम ही है विश्व भर में तरलता प्रबंधन करना, भुगतान संतुलन की समस्या से निपटना। IMF, विश्व बैंक जो है गरीबी दूर करने के लिए ऋण देता है, कल्याण के लिए। WTO व्यापार के लिए जो स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार, सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। तो सबका अपना अपना भूमिका है। तो IMF जो है सहायता तो दिया, लेकिन सहायता के साथ क्या हुआ, अब दबाव था। अब दबाव क्या था, ये देखिएगा। दबाव था कि भारत जो है अस्थायी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू करे, हम इसको मिटाएंगे। भारत जो है अस्थायी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू करे। समझ रहे हैं, IMF जो है शर्त दे दिया था कि भारत जो है अस्थायी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू करे। यही IMF का दबाव था, दबाव या शर्त था। अब प्रश्न है कि इसका जो है क्या है, इसका अर्थ है अस्थायी समायोजन, अस्थायी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम यानी स्टेबिलिटी। समझ रहे हैं, स्टेबिलिटी जो है स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है लागू करने की बात जो है कही गई थी। अब इस कार्यक्रम के जो है 3 हिस्से थे। एक तो अस्थायी था, इस कार्यक्रम का था एक अस्थायित्व, अस्थायित्व जो है अस्थायी था। अब इस अस्थायित्व के भी कई पहलू था। समझ रहे हैं, अस्थायित्व यानी अस्थायित्व में था कि सरकार जो है राजकोषीय घाटा, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि को कम करे। राजकोषीय घाटा और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि को कम करे। दूसरा प्रॉब्लम था घरेलू क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नीतियों का उदारीकरण। घरेलू क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली नीतियों का उदारीकरण। समझ रहे हैं, घरेलू क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नीतियों का उदारीकरण। इसका अर्थ था कि भारत जो है उत्पादन, निवेश, कीमत आदि पर लगाए जाने वाले उत्पादन, निवेश, कीमत पर लगाई जाने वाली जो प्रतिबंध था उसको कम करे। लगाई जाने वाली प्रतिबंध को कम करे। तीसरा था कि भारत जो है विदेशी आर्थिक नीतियों में उदारीकरण, विदेशी आर्थिक नीतियों में उदारीकरण करे। विदेशी आर्थिक नीतियों में उदारीकरण करे, यानी वस्तु, सेवा, पूंजी, प्रौद्योगिकी पर से प्रतिबंध हटाए। यह जो है अस्थायी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम था। अब इसके तहत क्या था कि अस्थायी राजकोषीय घाटा, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि को कम करे। अब देखिए होता क्या है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि होती है तो निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ता है। समझ रहे हैं, निवेश पर और आयात निर्यात पर जो है इसका असर पड़ता है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से महंगाई बढ़ता है। तो दोनों को कम करना है। अब सर राजकोषीय घाटा कम करने का अर्थ है कि सरकार
अब कम उधार लेकर, दूसरे देशों से उधार कम लेकर अपनी जो है, या आंतरिक स्तर पर कम उधार लेकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। अब मान लीजिए सरकार पहले अधिक खर्च करती है, तो सरकार कहाँ खर्च करती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, प्रशासन, इसी पर खर्च करती है, मुख्य रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी अवसंरचना के विकास पे। तो अब सरकार को इसमें कम करना होगा। तो आप देखे होंगे वैश्वीकरण के बाद जो है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे खर्च में, कृषि में, निवेश में जो कमी क्यों की गई है? क्योंकि वैश्वीकरण के IMF का दबाव भी था कि राजकोषीय घाटा कम करना है। अब राजकोषीय घाटा कम करना है तो अपने खर्च में कटौती करना होगा। तो खर्च में कटौती करने के लिए करने पर होगा, तो आप जैसा कि जानते हैं कि वैश्वीकरण में जो है कृषि में निवेश की कमी हुई है, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में कमी हुआ है, शिक्षा पर कमी हुआ है। अब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि को कम करना है, तो मुद्रा की पूर्ति में महंगाई को कम करने के लिए सरकार जो है प्रयास कर रही है। RBI प्रयास कर रही है, भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? अब घरेलू क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नीतियों का उदारीकरण, जैसे उत्पादन, निवेश, कीमतों पर, क्योंकि जैसा कि जानते होंगे कि भारत सरकार पहले वस्तुओं का कीमत तय करती थी, वस्तुओं का, कि चीनी का मूल्य सरकार तय करती थी, सभी पेट्रोल का मूल्य जो है सरकार तय करती थी, डीजल का मूल्य जो है सरकार तय करती थी, उर्वरक का मूल्य सरकार तय करती थी, बहुत सारा वस्तुओं का मूल्य जो है सरकार तय करती थी, सभी दवाओं का मूल्य सरकार तय करती थी। समझ रहे हैं? लेकिन वैश्वीकरण में देखे होंगे कि आप जो है केवल यूरिया को छोड़कर कोई उर्वरक जो है का मूल्य नियंत्रण नहीं है। डीजल का मूल्य भी बाजार द्वारा तय होता है, पेट्रोल का मूल्य भी बाजार द्वारा तय किया जाता है, केरोसिन तेल का मूल्य जो है थोड़ा सा नियंत्रित है। समझ रहे हैं? बाकी सभी कीमतों को फ्री छोड़ दिया है, बाजार के अनुसार मांग और पूर्ति की कीमतों द्वारा तय होता है। पहले था उत्पादन, निवेश, समझ रहे हैं, प्रतिबंध था, निवेश पर भी प्रतिबंध था, जो कोई भी भारतीय दूसरे देशों में पूंजी नहीं लगा सकता है। समझ रहे हैं? और विदेशी आर्थिक नीतियों में उदारीकरण, यानी वस्तु मतलब, यानी पहले क्या था कि वस्तु के आयात निर्यात पर प्रतिबंध था। अब सरकार को उसी वस्तु को आयात करता था जिसकी आवश्यकता है, बाकी जो है वो आयात नहीं करता था। समझ रहे हैं? और निर्यात भी सीमित था, प्रौद्योगिकी, इस सब पर जो है प्रतिबंध था। तो अब जो है IMF का शर्त था कि इस सब पर जो है प्रतिबंध जो है क्या करे, इस पर जो है छूट दे। अब सरकार जो है इसके दबाव में आकर, समझ रहे हैं, इसके दबाव में आकर जो है अब अपनी रणनीति जो है शुरू किया। अब 2 प्रकार के आर्थिक सुधार भारत सरकार किया है। अब आप यहाँ तक समझ रहे होंगे, इससे आप मैचिंग कर रहा होगा। अब हम लोग इसके दबाव में सरकार जो है क्या क्या किया है वह देख लीजिए थोड़ा सा। हम इसको देखते हैं। 1990 कानून में भुगतान संकट, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति दबाव, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी। अब इसके कारण, इस संकट के कारण भारत क्या हुआ, IMF से सहायता की मांग किया। सहायता तो मिला, लेकिन शर्त था कि सहायता तभी मिलेगा जब अस्थायी संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम लागू करे। इस कार्यक्रम के 3 हिस्से थे। अब सरकार हामी भर दिया कि हम लागू करेंगे। अब जो है सहायता मिला, अब लागू किया गया। तो अब लागू किया गया तो क्या क्या प्रयास किया गया देखिए। अब जो है 2 प्रकार के कदम उठाए गए थे इसी दबाव में। एक था समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण, समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण था। और इसके तहत जो है दो प्रकार की, इसके तहत 3 प्रकार के कदम जो है उठाए गए थे। समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण के तहत जो है 3 प्रकार के कदम जो है उठाए गए थे। मुद्रास्फीति की नीची दर देखिए, मुद्रास्फीति की नीची जो है दर राजकोषीय घाटा को कम करना। और तीसरा था भुगतान प्रबंधन, भुगतान संतुलन। और एक हो गया, यह जो है ये हो गया। और दूसरा कदम जो उठाया था ढांचागत सुधार।
अब ढांचागत दो प्रकार के इस दबाव में आकर भारत सरकार दो प्रकार के आर्थिक सुधार किया था। भारत में आर्थिक सुधार पर भी आ जाएगा तो आप सीधे सीधे लिख लीजिएगा इसी को। अब यही से आर्थिक सुधार ही होती है। अब यही आर्थिक सुधार क्या है वो देखिएगा। अब दूसरा क्या था, ढांचागत सुधार। ढांचागत सुधार अब जो है देख रहे हैं आर्थिक स्थिरीकरण, अस्थायित्व जो है इससे संबंधित है और संरचनात्मक या ढांचागत इससे संबंधित है। आप देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे अस्थायित्व स्थिरीकरण इससे है स्टेबिलिटी, और स्ट्रक्चरल और ढांचागत दोनों का इंग्लिश एक ही होता है स्ट्रक्चरल। तो ढांचागत, अब ढांचागत सुधार के तहत भारत क्या क्या किया अब यह देखिएगा। सबसे पहले व्यापार और पूंजी प्रवाह पर, व्यापार और पूंजी प्रवाह सुधार, व्यापार एवं पूंजी प्रवाह सुधार, व्यापार एवं पूंजी प्रवाह सुधार। दूसरा हम लोग देखेंगे व्यापार पूंजी प्रवाह। उसके बाद औद्योगिक नियंत्रणों को समाप्त करना, औद्योगिक नियंत्रणों को समाप्त करना, औद्योगिक नियंत्रणों को समाप्त करना। तीसरा था सार्वजनिक उद्योग में, देखिएगा सार्वजनिक उपक्रम में सुधार, सार्वजनिक उपक्रम या उद्यम पे में सुधार, और सार्वजनिक उपक्रम के बाद था वित्तीय क्षेत्र में सुधार। वित्तीय क्षेत्र में सुधार अब जो है यही कदम जो है उठाया था। अब आर्थिक सुधार क्या था भारत में, दो प्रकार के आर्थिक सुधार इस दबाव में उठाया गया था, समष्टि आर्थिक स्थिरीकरण और ढांचागत सुधार। अब समष्टिगत आर्थिक स्थिरीकरण में मुद्रास्फीति की निश्चित दर, राजकोषीय घाटा को कम करना, भुगतान संतुलन। अब क्या क्या कदम उठाया था हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो मुद्रास्फीति की निश्चित यानी महंगाई को कम करने, क्योंकि महंगाई से क्या होता है निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ता है। और महंगाई जो है, महंगाई को गरीबों का डाकू कहा जाता है, समझ रहे हैं। तो इससे जो है बुनियादी ढांचे पर जो है प्रभाव पड़ता है। महंगाई पर हम डीपली चर्चा करते हैं ISPT और मेंस के बैच में। आपको केवल महंगाई जानना है। महंगाई तो जानते ही है क्या होता है, सरल शब्दों में वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है। यानी पहले जो वस्तु 15 रुपये में आप खरीदते थे वह वस्तु अब 20 रुपये में खरीद रहे हैं। यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ गया है, वैल्यू में, और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो गई है, महंगाई है। तो इससे क्या होता है निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, समझ रहे हैं। तो सरकार मुद्रास्फीति की नीची दर को नीचे करने के लिए कई प्रयास हुआ किया है। अब क्या करता है सरकार, RBI, पहले RBI क्या करता है कि मौद्रिक नीति के तहत आप देखते होंगे कि सरकार के RBI क्या करता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, इसमें कटौती करता है, ऐसा इसमें वृद्धि करता है मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए, CRR, SLR। उसके बाद भारत सरकार क्या करता है, आयात के द्वारा वस्तु की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जब भी भारत में प्याज की जो है आपूर्ति दाम बढ़ जाता है, विदेशों से आयात करने लगता है, कुछ समय पहले आप देखे होंगे। उसके बाद सरकार जो है मुद्रास्फीति जो है को कम करने के लिए प्रयास करता है। उसके बाद भारत सरकार अभी मौद्रिक नीति में सुधार के लिए आप देखे होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित किया था 2016 में। इसमें मुद्रास्फीति का लक्ष्य जो है 4+-2 रखा है लक्ष्य। राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए सरकार जो है 2003 में FRBM एक्ट जो है पारित किया था, इस घाटा को कम करने के लिए FRBM एक्ट 2003। इसके अलावा सरकार राजकोषीय समायोजन के लिए काम क्या कर रही है, तो आप देखते होंगे हाल में रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया है, बजट प्रस्तुत करने की तिथि में बदलाव किया गया है, योजनागत गैर योजनागत व्यय को जो है समाप्त कर दिया गया है, समझ रहे हैं। तो सरकार राजकोषीय घाटा के कम करने के लिए, राजकोषीय समायोजन के लिए कर सुधार, बजट सुधार, समझ रहे हैं, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करती है। तो कर सुधार में आप देखे होंगे कि सरकार क्या किया है, अभी टैक्स जो है 17 प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके एक GST लाया है, डायरेक्ट कोड जो है
डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड जो है प्रत्यक्ष कर संहिता जो है बनाने की प्रक्रिया में है सरकार। और भुगतान संतुलन जो है को कम करने के लिए सरकार क्या किया, 1991 में मुद्रा के मूल्य में जो है अवमूल्यन किया था। 1 और 3 जुलाई को 1819% मुद्रा के मूल्य में अवमूल्यन किया है। समझ रहे हैं, भुगतान संतुलन को ठीक करने में। उसके बाद विनिमय दर में जो है समायोजित विनिमय दर जो है की प्रणाली अपनाई गई है। तो आर्थिक सुधार के तहत जो है यही किया जाता है, बजट में सुधार, टैक्स सुधार, ये सब जो है आपको इसमें लिखना है। ढांचागत सुधार के लिए सरकार सबसे पहले क्या किया, नई औद्योगिक नीति 1991 में लाया था। नई औद्योगिक नीति 1991 में लाया था। इस औद्योगिक नीति में सबसे पहले आरक्षित उद्योग की और बहुत सारे औद्योगिक नियंत्रण को समाप्त करना। अब बहुत सारा उद्योग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित था, उसको हटा दिया। मात्र आज जो है 3 क्षेत्र ही ऐसा है जो आरक्षित उद्योग है, मात्र, जिसमें रेलवे जो है, अब रेलवे में भी जो है कॉर्पोरेट ट्रेन चलाया गया है तेजस, वो भी अब धीरे धीरे जो है प्राइवेट हो जाएगा। तो औद्योगिक नियंत्रण जो है, लेकिन परमाणु ऊर्जा समझ रहे हैं है अभी, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है औद्योगिक क्षेत्र में जो है नियंत्रण को समाप्त किया है और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन दिया है। अब देखिए, व्यापार पूंजी प्रवाह के लिए विदेशी FDI की मंजूरी दिया सरकार कि अब विदेशी कंपनी भारत में आकर जो है भारतीय कंपनी में निवेश कर सकता है, कंपनी स्थापित कर सकता है, विलय कर सकता है, FDI। उसके बाद प्रौद्योगिकी प्राप्ति के रास्ता को आसान बनाया है। अब विदेशी पूंजी लाने के लिए भारत सरकार फेमा एक्ट, फेरा पहले था, समझ रहे हैं, फॉरेन रेगुलेशन एक्सचेंज जो है एक्ट था, अब उसकी जगह जो है फेमा लाया गया है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, मतलब हाँ, फेरा और फेमा, विदेशी पूंजी जो है को प्रबंधन करने के लिए जो है फेमा एक्ट लाया गया। उसके बाद आप देखे होंगे इसमें अब चालू खाता, व्यापार खाता के प्रवाह के लिए चालू खाता परिवर्तनीयता, पूंजी खाता के आंशिक परिवर्तनीयता यानी व्यापार खाता परिवर्तनीयता प्राप्त किया। चालू खाता परिवर्तनीय पर जो है 1993-94 में चालू खाता पर पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित किया था। अब इसको चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है कि मान लीजिए भारत के कोई व्यापारी अमेरिका में कोई वस्तु का आयात करना चाहता है, तो अमेरिका के व्यापारी को भुगतान करने के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। तो अब भारत के व्यापारी क्या करेगा, अब रुपया से भारतीय बाजार में या विश्व बाजार में डॉलर को क्रय कर लेगा और उस डॉलर को जो भुगतान कर देगा। चालू खाते में परिवर्तनीयता अगर नहीं रहता तो क्या करता, उस व्यापारी को पहले भारत सरकार से डॉलर का जो है एक्सचेंज, रुपया से डॉलर का चेंज करना पड़ता और फिर जो है वह जो है अमेरिकी व्यापारी को भुगतान करता। तो जटिल प्रक्रिया था। तो अब स्वतंत्र है, समझ रहे हैं, स्वतंत्र है, आप डॉलर में क्रय विक्रय कर सकते, अदल बदल कर सकते हैं, डॉलर से एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो है सार्वजनिक उपक्रम में सुधार में क्या किया गया था, विनिवेश की नीति अपनाया गया था, प्रतिस्पर्धा, क्योंकि वैश्वीकरण में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है। तो सरकार जो है अब सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, एक तो उसको कम कर रही है और दूसरी बेच रही है, और दूसरा है कि उसमें अपना निवेश जो है, शेयर जो है उसका बेच रही है, समझ रहे हैं। विनिवेश की नीति अपनाया है उसकी दक्षता में सुधार के लिए। वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए जो बैंकिंग जो सुधार किए जाते हैं, अब जैसे हाल ही में 3 बैंकों को विलय किया गया है, स्टेट बैंक को सहयोगी बैंकों के साथ विलय किया गया है, CRR, SLR, मौद्रिक नीति में सुधार जो है किया गया है, टैक्स सुधार जो है किया गया है, ये सब वित्तीय क्षेत्र में सुधार है। बैंकों को पूंजी डालने के लिए सरकार पूंजी जो है डाल रही है, बैंकों पर बेसल मापदंड लागू किया है। बैंकिंग क्षेत्र में जो है दिवालियापन संहिता जो है विधेयक पारित किया है। तो ये सब जो है कदम जो है आर्थिक सुधार के तहत जो है उठाए गए हैं, समझ रहे हैं। इसके अलावा व्यापार में जो है आप देखेंगे आयात शुल्क में कटौती किया है, आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अब आयात निर्यात के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, समझ रहे हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये तमाम जो है ऐसा जो है कदम जो है। उसके बाद MRTP की समाप्ति की गई है। तो यह तमाम जो है वैश्वीकरण की दिशा में उठाए गए कदम है।
नई औद्योगिक नीति 1991 के द्वारा। तो अब बाकी पीडीएफ में लिखा होगा। अब वैश्वीकरण का भारत के स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, समाज पे, महिलाओं पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम एक एक करके हम उस पर चर्चा करेंगे, आप देखते रहिए। चलिए हम मिटाते हैं यहाँ तक, आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पर टॉप चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, स्वास्थ्य पे प्रभाव स्वास्थ्य पे दो तरह का सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। सकारात्मक में क्या है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है बढ़ा है। अब देखिएगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ा है, और इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से समझ रहे हैं बीमारी को जड़ से समाप्त करना सरल हो गया है। तीसरा हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य में टेलीमेडिसिन जो है, टेलीमेडिसिन का प्रसार हुआ है ना। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार का अवसर जो है बढ़ा है। अब जो देख रहे हैं नर्स, मिडवाइफ, ये सब जो है, नर्सिंग होम, इस सब का प्रचलन जो है बढ़ा है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव में क्या है, सबसे पहले क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्या है कि वैश्विक महामारी, समझ रहे हैं, वैश्विक महामारी जो है, वैश्विक महामारी का खतरा जो है बढ़ा है। दवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। कीमतों में, डॉक्टरों के फी में वृद्धि हुआ है। चौथा क्या है, कॉर्पोरेट अस्पतालों की संख्या जो है बढ़ी है। हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट अस्पतालों, ये महंगा अस्पताल है, गरीबों की पहुंच से बाहर है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमा का प्रचलन जो है बढ़ा है। समझ रहे हैं, वैश्विक महामारी का संकट बढ़ा है। और चौथा क्या है कि वैश्वीकरण के कारण नगरीकरण, शहरीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे जो है फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है। फास्ट फूड से क्या है कि मोटापा, कुपोषण, देखिए मोटापा यानी नए बीमारियों का प्रकोप जो है बढ़ा है। अब जैसे कि शुगर जो है, मोटापा, रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी बीमारी, रतौंधी, जल जनित
वायु जनित, समझ रहे हैं, मलेरिया, प्रदूषण जनित बीमारियों का प्रकोप जो है तेजी से बढ़ा है। आप देखे होंगे वैश्विक महामारी खतरा बढ़ गया है, दवा की कीमतों में वृद्धि, डॉक्टरों की फी में वृद्धि है, कॉर्पोरेट अस्पतालों की संख्या बढ़ी है, स्वास्थ्य बीमा का प्रचलन बढ़ा है, नए बीमारियों का प्रकोप जो है बढ़ा है, शुगर, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय, रतौंधी, जल जनित बीमारी, मलेरिया, प्रदूषण जनित बीमारी, ये सब जो है तेजी से इस सबको जो है इसका जो है प्रकोप जो है तेजी से बढ़ा है, समझ रहे हैं। और अगला पॉइंट है 7वां, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में कमी हुआ है। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में कमी हुआ है, यह देखिएगा, स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में गिरावट हुआ है। अब यह गिरावट इन तथ्यों से स्पष्ट होता है, जैसा कि जानते होंगे 2009-10 में स्वास्थ्य पर 1.2% खर्च किया जाता था जीडीपी का, और 2015-16 में 1.02% हो गया है। तो कहीं ना कहीं गिरावट है। हेल्थ प्रोफाइल जो है, हेल्थ प्रोफाइल के बता जाता है, तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के अनुसार, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के अनुसार 2009-10 में स्वास्थ्य पर खर्च जो है 1.2% था जीडीपी का, और जो 2015-16 में घटकर 1.02 हो गया है। तो गिरावट आई है। स्वास्थ्य पर क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का उपयोग जो है बढ़ा है। अब प्रौद्योगिकी प्रयोग से बीमारी को जड़ से समाप्त करना सरल हो गया है। नए नए टेक्नोलॉजी, उसके बाद टेलीमेडिसिन का प्रसार हुआ है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ा है। लेकिन क्या है कि अब विश्व के देश जो है आपस में जुड़ जाने से वैश्विक महामारी का खतरा बढ़ गया है, जैसे कोविड-19 को लेकर दवाओं की कीमतों में, डॉक्टरों के फी में कई गुना वृद्धि हुई है। कॉर्पोरेट अस्पतालों की जो है जो बड़े बड़े नर्सिंग होम हैं उसकी संख्या बढ़ी है। अब यह जो है चूंकि पूंजीवाद जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूंजीवाद का प्रकोप हुआ है, प्रसार हो गया है। अब क्या हुआ है कि इससे गरीब लोग जो है इस हॉस्पिटल से के दायरे से बाहर है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वह जो है इलाज करा सकता है। और स्वास्थ्य बीमा का प्रचलन जो है बढ़ा है, समझ रहे हैं। स्वास्थ्य बीमा, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दिखा सकते हैं, हम नेगेटिव में दिखाए हैं। नए गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार नए बीमारियों का प्रकोप जो है शुगर, मोटापा, उच्च रक्तचाप, हृदय, रतौंधी, जल जनित, वायु जनित, चूंकि वायु प्रदूषण बढ़ा है, वायु प्रदूषण के कारण कैंसर, फास्ट फूड का प्रचलन से मोटापा, इस सब का जो है तेजी से प्रकोप हो रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में कमी हुई है, क्योंकि लोक कल्याणकारी अवधारणा जो है की कमी हुई है। अब राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा है हम लोग देखेंगे। राजनीति पर प्रभाव, अब सबसे पहले राजनीति पर क्या हुआ है सकारात्मक देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव में जो देखेंगे क्या हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। चुनाव जो है, चुनावी प्रक्रिया जो है निष्पक्ष, स्वतंत्र जो है होने लगा है, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी प्रसार के कारण चुनाव प्रणाली जो है स्वच्छ निष्पक्ष होने लगा है। मतदाताओं की भागीदारी जो है, भागीदारी पहले से बढ़ी है। मतदाताओं की भागीदारी पहले से जो है बढ़ा है। लोकतंत्र मजबूत, चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष, स्वतंत्र। चौथा हम लोग देखेंगे चुनाव हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद जो है राज्य की शक्ति में वृद्धि, राज्य की शक्ति में वृद्धि हुआ है, शक्ति में वृद्धि। अब राज्य की शक्ति में कैसे, क्योंकि प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य जो है अधिक से अधिक जनता को क्या कर सकता है, अपने में जो जैसे जुड़े हुआ है, डाटा राज्य के पास पहुंच गया हुआ है। आधार कार्ड के माध्यम से देख रहे हैं कि राज्य अपने लोगों को अधिक से अधिक नियंत्रण करने की शक्ति में पहुंच गया है। राज्य की शक्ति में वृद्धि हुआ है, जैसा कि आप जान रहे हैं। उसके बाद जो है 5वां में हम लोग देखेंगे राज्य की विनियामकीय शक्ति में वृद्धि हुई है। राज्य की विनियामकीय
नकीय शक्ति में राज्य की विनियामकीय शक्ति में वृद्धि हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का महत्व जो है पहले से बढ़ा है। महत्व जो है बढ़ा है। प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी प्रसार के कारण ई गवर्नेंस का प्रचलन हुआ है। वैश्वीकरण के कारण ई गवर्नेंस का प्रचलन, इससे क्या हो गया है, सेवा आपूर्ति तंत्र पहले से पारदर्शी, स्वच्छ, स्वतंत्र हुआ है। सेवा आपूर्ति तंत्र जो है पारदर्शी, निष्पक्ष जो है हुआ है, यानी भ्रष्टाचार पर कम लगा है। सेवा आपूर्ति तंत्र जो है ई गवर्नेंस का प्रचलन हुआ है, तंत्र जो है। उसके बाद जो है जनता को जो है सूचना का अधिकार जो है, जनता की शक्ति में वृद्धि हुई है। जनता को अधिक शक्ति जो है मिली है। अब सूचना की प्रौद्योगिकी के तहत जो है, समझ रहे हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जनता जो है किसी भी समय जो सूचना प्राप्त कर सकता है। तो जनता की जो है शक्ति अपेक्षा में वृद्धि हुआ है। इसकी पूर्ति के लिए जनता की शक्ति, जनता को जो है अधिक जो है जागरूक हुआ है, सशक्त हुआ है। तो यह सकारात्मक प्रभाव है। हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो हम इसको मिटाते हैं। हम लोग नकारात्मक प्रभाव में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले संप्रभुता जो है, संप्रभुता का ह्रास हुआ है। राज्य की संप्रभुता का ह्रास। उसके बाद देखिए संसदीय विधायी कार्य जो है, विधायी कार्य में जटिलता जो है बढ़ी है। तीसरा, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा कमजोर हुआ है। राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा जो है, हम लोग देख रहे हैं कि क्या हुआ है, कमजोर हुआ है। समझ रहे हैं, संप्रभुता का ह्रास, संसदीय विधायी कार्य में जटिलता, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा कमजोर हुआ है। समझ रहे हैं। उसके बाद जो है एक और हम लोग देखेंगे, राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा कम है। मुख्य रूप से 3 पॉइंट पर हम लोग जो है चर्चा जो है करेंगे, और इसी के माध्यम से हम लोग जो है देखते हैं आगे। उसके बाद जो है एक और दिखेगा, पश्चिमी लोकतांत्रिक पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल जो है का विकासशील देशों पर दबदबा जो है, दबदबा बढ़ा है। अब प्रश्न है कि पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल का विकासशील देशों पर दबदबा जो है बढ़ा है, तो यह है। अब देखिए थोड़ा सा लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ है। वैश्वीकरण के कारण साक्षरता मजबूत हुआ है, जनता में जागृति बढ़ी हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अब बूथ लूटना, कैप्चर करना, समझ रहे हैं,
छापना, ये सब का प्रयोग बंद हो गया है। ईवीएम मशीन के द्वारा मतदान प्रणाली में मतदाताओं की जागरूकता बढ़ी है। इससे लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो रही है। उसके बाद देश के शासन में अधिक से अधिक लोग जो है शासन के बारे में जो है समझ रखने लगे हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष स्वतंत्र सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग से मतदाताओं की भागीदारी में, चूंकि जानते ही हैं मतदाताओं की जो है मत प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राज्य की शक्ति में कैसे वृद्धि हुई है, एक दृष्टि से चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से राज्य अपने लोगों को अधिक से अधिक निगरानी करने की स्थिति में पहुंच गया है, लोगों को जोड़ने की स्थिति में पहुंच गया है। आप देखते हैं आधार कार्ड के माध्यम से सारा डाटा सरकार के पास है। आरोग्य सेतु ऐप जो है, इस ऐप के माध्यम से राज्य जो है लोगों को जोड़ रही है, तो शक्ति में वृद्धि हो रही है। और राज्य की विनियामक की शक्ति, अब राज्य अपना ध्यान जो है लोक कल्याण से हटाकर अपना ध्यान जो है केवल नियम कानून बनाने और उसकी रक्षा करने तक सीमित रख रहा है। बाकी सब चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। रेलवे प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा प्राइवेटाइजेशन, स्वास्थ्य प्राइवेटाइजेशन देख रहे हैं। आवास जो है, आवास के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन, खास सुरक्षा के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन, सब चीज प्राइवेटाइजेशन जो है कर रहा है। अब देखिए राज्य जो है क्या किया कि अपनी शक्ति को हस्तांतरण राज्य की तरफ, राज्य किसकी तरफ कर रहा है, स्टेट कर रहा है स्थानीय स्वशासन तक। अब स्थानीय स्वशासन को धीरे धीरे जो है सामाजिक आर्थिक विकास योजना बनाने, उससे कार्यान्वयन करने के लिए राशि उपलब्ध सीधे सीधे करा दिया जाता है और पंचायत को सीधे कहता है कि आप अपने अनुसार जो है स्थानीय स्तर पर योजना बना के क्रियान्वयन करें। वैश्वीकरण 1991 में अपनाया गया था और 1992 में 73वां सिद्धांत संशोधन पारित किया गया था। तो आप देख रहे हैं जुड़ा हुआ है। तो स्थानीय स्वशासन का महत्व जो है बढ़ा है। अब प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोग से जो है ई गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित हुआ है, सुशासन को बढ़ावा मिला है, सेवा जो सर्विस डिलीवरी जो है मैकेनिज्म है उसमें सुधार हुआ है। और जनता को सूचना का अधिकार, जैसे कानून के द्वारा जो है राज्य से कोई भी क्वेश्चन, किस शासन प्रशासन से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने का जो है शक्ति जो है मिल गई है। और नकारात्मक प्रभाव में हम लोग देखेंगे क्या है, तो नकारात्मक प्रभाव में संप्रभुता का ह्रास हुआ है। अब संप्रभुता का ह्रास कैसे है, तो दो तरीके से संप्रभुता का ह्रास हुआ है। सबसे पहले पर्यावरण संबंधी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, फ्रेमवर्क समझौता, WTO से संबंधित समझौता, यूनाइटेड नेशन से संबंधित समझौता, इससे उसके बाद MNC मल्टीनेशनल कंपनीज, वह संसद के सरकार के निर्णय को प्रभावित कर रहा है। इससे संप्रभुता कमजोर हुआ है। संसदीय विधायी कार्य, पहले संसद में राज्यसभा लोकसभा में जो है विधायी कार्य जो है 2-2 दिन चलता था और आज जो है तीसरे दिन में संसद के कार्य ठप हो जाता है। तो पहले से विधान के कार्य में जटिलता बढ़ी है, इसलिए अब क्षरण हो रहा है। राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा, राज्य जो है सब चीज को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है और अपना शक्ति जो है विनियामकीय शक्ति केवल नियंत्रण और अधीक्षण तक जो है सीमित कर रही है। इससे सरकार का जो शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन जो स्कीम था उस पर खर्च में कटौती हुआ है, शिक्षा में कटौती हुआ है, स्वास्थ्य में कटौती हुआ, आवास में कटौती हुआ है, समझ रहे हैं, खास सुरक्षा में कटौती कर रही है, कृषि में निवेश को गिरावट कर रही है, निवेश में कमी कर रही है। तो लोक कल्याणकारी अवधारणा के तहत इससे कमजोर हुआ है। पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल का विकासशील देशों भारत पर दबाव बढ़ा है। वैसे धर्मनिरपेक्षता, पंथनिरपेक्षता, मानव अधिकार, ये सब जो पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल है, समानता, स्वतंत्रता, विधि का शासन, इस सब का प्रचलन तेजी से बढ़ा है भारत में। तो यह जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब हम लोग थोड़ा सा महिला पर क्या प्रभाव है, राजनीति देख लिए, उसके बाद जो है हम लोग आर्थिक प्रभाव क्या है वह देखेंगे। PDF में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, सीधे हम बोल देते हैं। हाँ, राष्ट्रवाद पर प्रभाव नहीं देखे हैं। राष्ट्रवाद पर प्रभाव क्या हुआ है कि वैश्वीकरण के कारण जो है विभिन्न देशों के बीच जो है असमान विकास को जन्म दिया है। अब जो है रोजगार का अवसर विभिन्न देशों में कम हुआ है, देशों का व्यापार घाटा बढ़ गया है, समझ रहे हैं। अब इससे लोगों में असंतोष हो रहा है और अपने अपने देश में राष्ट्रवाद का उभार हो रहा है। भारत में राष्ट्रवादी सरकार नरेंद्र मोदी का 2 बार जीत होना, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रवादी है, घोर राष्ट्रवादी है, उसकी जीत होना, शी जिनपिंग को लंबे समय तक 2 बार राष्ट्रपति रहना, जर्मनी में जो है इंगेला मार्केल की
जो है शरणार्थी नीति की आलोचना होना, फ्रांस में जो है राष्ट्रवादी सरकार बनना, पोलैंड में राष्ट्रवादी सरकार बनना, ये सब कहीं ना कहीं जो है भारत द्वारा, अमेरिका जो है भारत से जीएसपी का दर्जा छीन लिया है। तो ये जो वैश्वीकरण का जो लाभ जो हुआ है वो असमान लाभ हुआ है। कुछ देश को अधिक लाभ हुआ है, कुछ देश को व्यापार घटा। जैसे भारत का व्यापार घटा बढ़ गया चीन के साथ, तो भारत को नुकसान हुआ है व्यापार की दृष्टि से। उसके बाद जो है क्या हुआ, रोजगार का अवसर विभिन्न देशों में कम हो रहा है। अमेरिका, उसी रोजगार के अवसर के कारण जो है अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार युद्ध चल रहा है। और इसके अलावा आप जो है राष्ट्रवाद पर देखेंगे, यूएनओ, आईएमएफ या डब्ल्यूटीओ या पर्यावरण समझौते के तहत संप्रभुता कमजोर हुआ है। अब इससे जो है लोग जो है वैश्वीकरण के विरुद्ध आवाज उठाने लगे हैं। कोविड-19 के प्रसार के कारण तो और लोग जो है अपने देश को जो है एक सीमा तक सीमित रख रहे हैं, वैश्विक गतिविधियों को जो है को अब कमजोर करने लगे हैं या सोच रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है? सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए भारतीय पीडीएफ में लिखा हुआ है, हम सीधे बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव में देखिएगा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। आज जो है विदेशी मुद्रा भंडार 1991 में 1100 मिलियन डॉलर था, और आज जो है कितना है, 461 बिलियन डॉलर हो गया है। 461 बिलियन डॉलर, कई गुना बढ़ा है विदेशी व्यापार में वृद्धि। अब 1990 से 99 तक जो है, 90 के दशक में भारत का विदेशी व्यापार जो है 1% में जो भागीदारी जो है 0.5 या 7 के बीच में था। 0.5 से 7 के बीच में था, 0.7 के बीच में था। आज जो है 2.5% के आसपास पहुंच गया है। विदेशी निवेश में वृद्धि, उस समय 1600 करोड़ रुपया विदेशी निवेश आया था, और आज जो है विदेशी निवेश जो है, विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत जो है 10वां स्थान रखता है। 46 बिलियन डॉलर जो है विदेशी निवेश जो 2019 में आया था, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार। समझ रहे हैं? उसके बाद आधुनिकीकरण, आज जो है औद्योगिकरण जो है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तेजी से बढ़ा है। आज देखते होंगे एक्सप्रेस वे, राजमार्ग, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन का कितना प्रचलन बढ़ा है, बुनियादी अवसंरचना मजबूत हुआ है। समझ रहे हैं? मेक इन इंडिया, भारत में जो है निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। रोजगार का अवसर, सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ है। रोजगार के अवसर में जो है मिला जुला प्रभाव है। वैश्वीकरण के बाद एक तरफ रोजगार के अवसर में वृद्धि हुआ है, लेकिन रोजगारहीन समृद्धि के कारण जो है रोजगार घटा है, बेरोजगारी बढ़ी है। समझ रहे हैं? लेकिन वैश्वीकरण में क्या हुआ है कि आर्थिक क्षेत्र पे जो है अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण हुआ है। समझ रहे हैं हम? इसके अलावा उत्पादों की गुणवत्ता में जो है सुधार हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो है भुगतान संतुलन की स्थिति क्या हुआ है, सुधार हुआ है। उस समय भुगतान संतुलन क्या था, घाटा था, और आज जो है संतुलित स्थिति में है। तो सकारात्मक प्रभाव देखे हैं। नकारात्मक प्रभाव में देखिएगा सबसे पहले कि भारत में असमान प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है। अब भारतीय कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ जो है असमान प्रतिस्पर्धा कर रही है। अब दोनों के बीच जो है असमान प्रतिस्पर्धा क्यों है? क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगम के पास अधिक पूंजी है, उन्नत टेक्नोलॉजी है। भारतीय उद्यम के पास टेक्नोलॉजी की कमी रहती है, पूंजी कम है, उसके सामने वो नहीं टिक पाता है। बहुराष्ट्रीय निगम लंबे समय तक जो है अपनी अथाह वित्तीय शक्ति के कारण घाटा सह सकता है, लेकिन भारतीय कंपनी नहीं सह सकता है। आप देखे होंगे रिलायंस जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो वह जियो के कारण पूरे एयरटेल आइडिया को खा गया, एयरटेल वोडाफोन को खा गया है। तो इसका जीता जागता उदाहरण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे व्यवसायिक उपनिवेशवाद। समझ रहे हैं? और कुटीर लघु उद्योग का पतन हुआ है। अब भारत में जो है असमानता बढ़ा है। असमानता दो स्तर बढ़ा है, एक तो लोगों के बीच और क्षेत्रों के बीच। अब अधिकांश एफडीआई महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा में आ रहा है। बिहार और पूर्वी यूपी में कौन जा रहा है? छत्तीसगढ़ में कहाँ जा रहा है? इससे जो राज्य पहले से डेवलप है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है, और जो कमजोर है वो और कमजोर होता जा रहा है। समझ रहे हैं? औद्योगिक आर्थिक विकास में जो है अस्थिरता। अब देखिए विश्व में किसी एक देश का
अगर आर्थिक संकट होता है तो उसका प्रभाव भी उसके अन्य देश प्रभावित हो जाता है। तो आर्थिक संकट की संभावना बढ़ गई है। आर्थिक समृद्धि में अस्थिरता, औद्योगिक उत्पादन में भी अस्थिरता जो है बढ़ गई है। संवेदनशीलता जो है बढ़ गई है विश्व के देशों से प्रभावित होने की। तो हम लोग जो है, और कृषि संकट बढ़ावा मिला है, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक उस WTO के मुद्दा के कारण जो है सब्सिडी में कटौती करना पड़ा है, जिसके कारण आप देखे होंगे कि कृषि क्षेत्र में जो है सार्वजनिक निवेश में गिरावट हुआ है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, औद्योगिकरण को बढ़ावा के कारण जो है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ा है, जिसके कृषि क्षेत्र तमाम चुनौतियों को जन्म दिया है। वैश्वीकरण के कारण नगरीकरण, शहरीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे क्या हुआ है, लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, भूमि का विखंडन बढ़ा है, कृषि उत्पादकता घटा है जिसके कारण। और वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है कि लाभांश रॉयल्टी में करोड़ों रुपया जो है, मतलब अरबों डॉलर का विदेशी भुगतान हर साल भारत से किया जाता है। अब जो विदेशी तकनीकी भारत में आता है काम करने, उसको भुगतान करना पड़ता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार खर्च होता है। अब भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, भारतीय समाज में वैश्वीकरण को सकारात्मक नकारात्मक दोनों रूप में प्रभावित किया है। तो समाज में देखिएगा, भारतीय समाज में जो संस्कृति में जो रहन सहन, खान पान, वेशभूषा है, वह उस पर क्या पड़ा? देखिए, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सबको वैश्वीकरण जो है प्रभावित किया है। आज जो है खान पान के जो तौर तरीकों है, उसमें जो है पश्चिमी प्रभाव बढ़ा है, पश्चिमी दबदबा। अब मोमोज, छोला भटूरा, ओट, दलिया, इसके बाद क्या होते हैं, नया नया जो है मिठाई आ गया है, उसके बाद चाउमीन, ये सब जो है पश्चिमी वेशभूषा है, अच्छी खान पान है। लेकिन भारतीय खान पान भी विदेशों में का विस्तार हुआ है। भारत अगर प्रभावित हुआ है तो भारत का भी चावल दाल और जो रोटी जो है उसका भी प्रसार हुआ है, सब्जी का। और वेशभूषा में देखिए, महिलाओं में क्या हुआ है कि चुस्त कपड़ा पहनने का प्रचलन तेजी से बढ़ा है, और फुल पैंट। और पुरुषों में जो है टाई पहनने का, अब बेल्ट टाई जो है, जूता बेल्ट टाई पहनने का प्रचलन बढ़ा है। भाषा साहित्य में क्या हुआ कि भाषा तकनीकी के माध्यम से समृद्ध हुआ है, और मातृभाषा कमजोर हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है तकनीकी माध्यम से मजबूत भी हुआ है। साहित्यों में विदेशी साहित्यों का प्रचलन भारतीय बाजार में बढ़ा है, अंग्रेजी भाषा का विस्तार हुआ है। समाज पर देखिएगा, परिवार पर देखिएगा, सामाजिक संस्थाओं पे, जिसमें परिवार पे, तो परिवार में क्या हुआ है, परिवार के कार्य में बदलाव हुआ है। पहले परिवार का कार्य जो है बुजुर्गों की देखभाल, शादी के लिए, विवाह के लिए लड़का लड़की को पसंद करना, उस समय अब हुआ कि अब जो है परिवार के सदस्य जो है, तो परिवार में जो है क्या हुआ है कि जो पहले बुजुर्गों की देखभाल जो है परिवार के सदस्य करते थे, महिला घर की करती थी। लेकिन अब वैश्वीकरण के कारण, नगरीकरण, शहरीकरण को बढ़ावा मिलने के कारण महिलाएं अब क्या हुआ है कि घर से बाहर निकल गई है रोजगार के तलाश में। तो अब घर पे जो बुजुर्गों का जो है, अब उसको देखभाल की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो अब क्या हुआ है कि उसके लिए एक आश्रम जो है बनाया जाता है, और आश्रम में भेज दिया जाता है। बच्चों की सीखने की क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि माता पिता व्यस्तता बढ़ी है, माता पिता जो है अपने बच्चों को पर समय नहीं दे पा रहे हैं, समझ रहे हैं। और विवाह में क्या हुआ है कि पुरुष और महिला, लड़का और लड़की जो है, दोनों को जो है उसकी अपनी इच्छा जो है मजबूती मिली है। अब वो अपने जीवन साथी चयन करने में पहले से अधिक स्वतंत्र हो गए हैं, समझ रहे हैं। विवाह पर तो परिवार और विवाह, देखिए जाति व्यवस्था क्या हुआ है कि कम शहरीकरण, नगरीकरण और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से जाति व्यवस्था पहले से कमजोर हुआ है, समझ रहे हैं। लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जाति व्यवस्था को जो है क्या हुआ है, मजबूती भी दिया है, समझ रहे हैं। और विभिन्न सोशल मीडिया पर जो जाति का ग्रुप बनाकर जो है जोड़ने का जो प्रचलन बढ़ा है, इसको कम नहीं कीजिएगा, इसको और बढ़ गया है। लेकिन आर्थिक क्षेत्रों में और आर्थिक गतिविधियों में इसका प्रचलन कम हुआ, क्योंकि बहुत विभिन्न जाति के लोग एक साथ जो है काम कर रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है और स्वीकार भी हो रहा है।
और सरकार भी इस दिशा में सपोर्ट कर रही है। समाज में महिलाओं पर, अब महिलाओं पर देखिए, महिलाओं पर 2 तरीके से प्रभाव पड़ा है। देखिए महिला पर सकारात्मक, महिलाओं पर एक तरफ रोजगार के अवसर में वृद्धि हुआ है, महिला की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है, क्योंकि नगरीकरण, शहरीकरण, शिक्षा में, साक्षरता में विस्तार के कारण, समझ रहे हैं, आर्थिक, पंचायती राज में सरकारी नौकरी में महिलाओं के आरक्षण देने से महिला की जो है पहले से अधिक सशक्त हुआ है। महिलाएं जीवन साथी के चयन करने में पहले से वह अधिक स्वतंत्र है, समझ रहे हैं। उसके बाद नकारात्मक प्रभाव है कि लैंगिक भेदभाव, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन हिंसा, सोशल मीडिया द्वारा हिंसा, और महिलाओं को वैश्वीकरण में एक वस्तु के रूप में माना जाता है, वस्तु है, उपभोग की वस्तु के रूप में जो है उसका जो है मांग बढ़ा है। अब सेक्स टूरिज्म का जो है प्रचलन तेजी से बढ़ा है, सेक्स टूरिज्म, कॉल गर्ल, ये सब जो है, इस सब के माध्यम से, लिव इन रिलेशन, इस सब के माध्यम से महिलाओं का शोषण भी बढ़ा है, समझ रहे हैं। बालकों पर भी आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। महिलाओं के बाद जो है हम अब जो है कृषि पर प्रभाव में आप देखे होंगे। कृषि में एक बार देख लीजिए, कृषि क्षेत्र में क्या हुआ है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक फसलों का विस्तार हुआ है। कृषि में मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी का प्रयोग हो रहा है, स्प्रिंकल सिंचाई की नई प्रौद्योगिकी, स्प्रिंकल सिंचाई, टपक सिंचाई, जैविक खेती, इस सब का फिर से जो है समावेश होते जा रहा है। और जो हार्वेस्टर है, खेती कार्य करने के लिए नए नए उपकरण का आविष्कार हुआ है, और कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार का विकास हुआ है। कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ा है। इसके बाद नकारात्मक प्रभाव में क्या हुआ कि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में गिरावट हुआ है। WTO कृषि का मुद्दा है, भूमि की उत्पादकता का ह्रास हुआ है। इससे कृषि संकट लिख लीजिए, कृषि संकट जो है बढ़ा है। जोतों का विखंडन जो है बढ़ा है, क्योंकि शहरीकरण में लोग पलायन करते जा रहे हैं तो भूमि को बांट रहे हैं। और सस्ते आयात से किसानों को आय पर भी असर पड़ा है। पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ा है, देखिए पर्यावरण पर कई तरीकों से प्रभावित किया है, क्योंकि नगरीकरण, शहरीकरण विस्तार से कृषि भूमि का क्या हुआ है, अतिक्रमण हुआ है। अब सड़क, राजमार्ग, रेल, बुलेट ट्रेन, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसे बनाने से जंगलों की कटाई बढ़ी है। खेतों में अधिक उत्पादन के लिए उर्वरकों के प्रचलन से मृदा, जल, वायु प्रदूषित हो रही है। जैव विविधता का हनन हो रहा है। नगरों का प्रयोग से गाड़ी है, परिवहन संचार साधनों का विकास हुआ है। इससे क्या हुआ है कि शहरों में परिवहन से प्रदूषण बढ़ा है, और इस प्रदूषण के कारण जो है ग्रीन हाउस गैस का प्रसार हुआ है, और चिमनियों से, कारखानों से निकलने वाले धुओं से जलवायु परिवर्तन की समस्या, जैव विविधता का हनन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण का सामना आप कर रहे हैं। तो यह पर्यावरण है। अब रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है, देखिए रोजगार पर जो है 2 तरीके से रोजगार पर प्रभाव पड़ा है। एक तो सेवा क्षेत्र में रोजगार का अवसर का विस्तार हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी विस्तार से। मेक इंडिया के कारण विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का अवसर जो है घटा है। क्यों घटा है, क्योंकि प्रौद्योगिकी प्रयोग से जो है क्या हुआ है, अब सब जो है मशीन से ही किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग श्रम बाजार में महिलाओं के रोजगार में वृद्धि हुआ है, भागीदारी वृद्धि हुआ है। इसके बाद जो है रोजगार के क्षेत्र में जो है कौशल श्रमिकों की जो है कौशल प्राप्त ज्ञान में जो है कौशल जो है विकास का जो है मांग जो है बढ़ा है। श्रमों की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता में वृद्धि हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि लोग अब दूसरे देशों में रोजगार प्राप्त करने जा रहे हैं, और वेतनमान में वृद्धि हुई है। और नुकसान में जो है देखे होंगे, एक तो कुशल श्रम बल में वृद्धि होने से सब लोग जो है उसकी पहुंच से SC ST OBC EWS जो है उसके पहुंच में नहीं, चूंकि उसके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है। कृषि क्षेत्र में रोजगार का अवसर कम हुआ है, और रोजगारहीन सर्वृद्धि को बढ़ावा मिलने से बेरोजगारी उत्पन्न हुई है।
और अनौपचारिक क्षेत्रों में जो है रोजगार का अवसर जो है ठेका रोजगार में वृद्धि हुआ है। तो यह है। अब हम लोग वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण के क्या कारण है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए तब